हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं केमराज आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल रेलवे की पाठशाला पे। दोस्तों कल हमने शुरू किया था साइंस की न्यूमेरिकल सीरीज का आगाज हमने कल किया था और दोस्तों उस सीरीज पर आपका रेस्पॉन्स बहुत ही जबरदस्त शानदार था। दोस्तों इसी प्रकार से शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए और हम वीडियो लाते रहेंगे। और दोस्तों क्या बताऊं आपको, मैंने पार्ट 2 दोस्तों शूट कर लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फोन का जो स्टोरेज था वो भर गया था और मुझे कुछ फाइल डिलीट करनी पड़ी। और दोस्तों कल जो मैंने क्लास शूट करी थी वो गाइस यहां पर डिलीट हो गई, इसलिए ये जो वीडियो है दोस्तों यहां पर लेट आ रहा है। कोई बात नहीं दोस्तों, आज फिर से जो अपनी वीडियोस हैं उनको शूट कर लेंगे। हम दोस्तों पढ़ रहे थे वर्क, पावर, एनर्जी और दोस्तों इसमें मैंने आपको बेसिक कुछ क्वेश्चंस थे, 10 क्वेश्चंस मैंने कल आपको करा दिए थे। आज दोस्तों एकदम स्टैंडर्ड टॉप क्वेश्चंस आज लेके आया हूं। आज हम दोस्तों कुल 15 क्वेश्चन यहां पर करने वाले हैं और जो सारे के सारे आपकी रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। हमारे जो क्वेश्चंस करने का जो तरीका है दोस्तों, वो पहले मैं आपको यहां पर उसका जो बेसिक है बिल्कुल जीरो लेवल से वो आपको बताता हूं और फिर वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहां पर करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि एक समान वेग से गतिशील एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 2500 जूल है। आपको गतिज ऊर्जा दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी का मान दिया है दोस्तों 2500 जूल दिया गया है। यदि उस वस्तु का द्रव्यमान, आपको मास दिया गया है, द्रव्यमान दिया गया है जो कि दोस्तों 50 किलो है, तो वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल सा दोस्तों, पहले में करते हैं जो चीजें आपको दी गई है ना उनको यहां पर नोट करते हैं। तो आपको दिया गया काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपको दी गई है दोस्तों 2500 जूल, ठीक है, ये मैंने नोट डाउन कर ली। काइनेटिक एनर्जी आपको दी गई है 2500 जूल। और दूसरी चीज आपको दी गई है वस्तु का द्रव्यमान जो कि दोस्तों है 50 किलो, ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान आपको दिया गया है 50 किलो। तो अब आपसे पूछा गया है कि इसका वेग ज्ञात कीजिए, इसकी वेलोसिटी ज्ञात कीजिए। क्या दोस्तों आप इस प्रश्न को नहीं कर सकते? कर सकते हो ना, ये तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न मैंने लिया है क्योंकि ये फॉर्मूला से हो जाएगा। तो यहां पर देखिए लगाते हैं काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा का सूत्र। आप सब जानते हैं गतिज ऊर्जा जो होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है दोस्तों, वो आपकी होती है 1/2 mv²। कुछ नहीं करना दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी का मान दिया है जो कि है 2500, तो 2500 इज इक्वल 1/2 m का मान आपको दिया दोस्तों कितना है 50 और इंटू v², ठीक है। अब देखो, अब यहां पर आप इसको डायरेक्ट यहीं सिंप्लीफाई कर सकते हो। इस 2 को आप 50 से भाग लगाओ, क्या बचेगा 25, और इस 25 को आप इधर सिंप्लीफाई करोगे तो ये 25 कट जाएगा और यहां बचेगा दोस्तों 100। तो क्या बचेगा 100 इज इक्वल v²। यानी कि दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर v² बराबर 100, तो आप यहां पर v बराबर √100 या फिर v बराबर दोस्तों ±10 मीटर पर सेकंड। बताइए दोस्तों समझ आया नहीं आया? कुछ भी नहीं समझना दोस्तों, ये तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है। कुछ नहीं दिया था, आपको काइनेटिक एनर्जी दी गई है, तो काइनेटिक एनर्जी सुनते ही आपको काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला इस्तेमाल करना था। तो ये आपके सामने कर दिया है, ठीक है। कल भी हमने एक प्रश्न किया था गतिज ऊर्जा का जो कि आपका बड़ा सिंपल सा था, उसमें आपको वेग दिया था, द्रव्यमान दिया था और गतिज ऊर्जा पूछी थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आज थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेज है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं साइड में हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और केवल आपके कमेंट से पढ़े थे कि जब तक जो क्वेश्चन है उसको तब तक स्क्रीन पर शो करते रहिए जब तक सॉल्यूशन ना आ जाए, तो मैं वही करूंगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये तो आपने कर लिया है, बड़ा सिंपल सा है, ठीक है दोस्तों। तो अगला प्रश्न आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहले इस प्रश्न को मैं आपको समझा देता हूं और फिर इसको कैसे हल करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। देखिए आपको क्या दिया गया है, पहले मैं आपको प्रश्न पढ़कर सुना देता हूं कि यदि किसी वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए, है ना, पहले जो वेग था, पहले जो वेलोसिटी थी उसको हमने 2 गुना कर दिया। मान लीजिए पहले अगर वेग 5 मीटर पर सेकंड था उसको हमने 10 मीटर प्रति सेकंड कर दिया। और आगे बोला गया है तो इसकी गतिज ऊर्जा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब दोस्तों आपको पहली बात तो ये क्या चीज दिया गया है, आपको ये दिया कि अब जो वेग है ना वो पहले का क्या हो गया 2 गुना। यानी कि अगर पहले वेग क्या था, पहले अगर वेग v था तो अब जो वेग आया है ना वो दोस्तों पहले का कितना हो गया 2 गुना हो गया। और आपको क्या दिया गया है, इसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। गतिज ऊर्जा क्या होती है दोस्तों, आपका काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²।
समझ आ गया प्रश्न। अब दोस्तों इस प्रश्न में पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन याद करना चाहते हैं ना, तो फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। अब हमसे ये बोल दिया कि भाई वेग जो है पहले से 2 गुना कर दिया है ना, लेकिन द्रव्यमान के बारे में कुछ नहीं बोला, तो क्या करें? तो दोस्तों द्रव्यमान के बारे में अगर कोई जानकारी नहीं है, इसका मतलब द्रव्यमान सेम है, द्रव्यमान को चेंज नहीं किया गया है। तो देखिए कैसे करेंगे, यानी कि जो द्रव्यमान है ना दोस्तों वो सेम है, पहले का जैसा ही है। अब दोस्तों पहले जो गतिज ऊर्जा थी वो ये थी, और अब जो गतिज ऊर्जा आएगी उसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं के ई डैश से। वो क्या हो जाएगी 1/2 m। क्या है दोस्तों, m तो सेम ही है, और v क्या हो गया, v पहले का 2 गुना हो गया, मतलब इसको मैंने 2v ले लिया और मुझे इसका स्क्वायर करना है। तो अब देखिए यहां पर के ई डैश जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों 1/2, और ये m, और ये यहां पर 2v का स्क्वायर करेंगे तो यहां पर ये क्या हो जाएगा 4v²। ठीक है, अब देखिए अब यहां पर ना ये अब आ गई आपकी गतिज ऊर्जा, नई जो गतिज ऊर्जा है वो यहां पर आ चुकी है, यानी कि पहले जो गतिज ऊर्जा थी है ना, और ये आपके नई गतिज ऊर्जा आई है। अब क्या प्रभाव पड़ा है, ये प्रभाव आप देख के ही पता लगा सकते हैं दोस्तों। पहले जो थी 1/2 mv² है, और अब है 1/2 m4v², मतलब पहले की 4 गुना हो गई है ना। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है आप इसको थोड़ा साइड में लिख सकते हैं, ठीक है, और साइड में देखिए कैसे है ना। अगर आपको ये पता नहीं लग रहा कि 4 गुना बढ़ी है या घटी है, तो ke डैश कर सकते हो साइड में, और यहां पर देखो ये तो है 1/2 mv², और ये दोस्तों है 1/2, और यहां पर 4mv²। तो यहां पर 1/2 से 1/2, m से m, v से v, तो क्या बच गया 1/4। यानी कि दोस्तों पहले जो के थी वो कितनी थी 1 थी, और अब के डैश हो गई कितनी 4, मतलब पहले की 4 गुना हो गई, यानी कि पहले जितनी भी थी उसका 4 टाइम हो गई। या प्रश्न में अगर आपसे दोस्तों एक चीज और ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में ऐसा दिया गया है, मान लीजिए ये नहीं है कि 4 गुना हो गई, अगर प्रश्न में ऐसे बोले कि 3 गुना बढ़ गई, तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है। कैसे, देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, ये मान लीजिए पहले 1 थी और अब हो गई दोस्तों 4, इसका मतलब क्या है, बढ़ी कितनी है 3। इसका मतलब दोस्तों अगर हम परसेंटेज निकालें ना, परसेंटेज निकालें कि भाई 1/3 मतलब कितनी बढ़ी है, 3 बढ़ी है, किस पे 1 पे, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 300% आएगा, मतलब क्या है पहले की 3 गुना बढ़ गई है। लेकिन दोस्तों अगर ऑप्शन में ऐसे दिया गया है कि पहले की 4 गुना हो गई, दोनों में फर्क है, ध्यान रखना, पहले की 4 गुना होना और पहले की 3 गुना बढ़ना, दोनों बात एक ही है, लेकिन ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, पहले की 4 गुना हो गई मतलब 100 थी, ये 400 हो गई, और 3 गुना बढ़ गई मतलब क्या है 3 गुना बढ़ना और 3 गुना होना, दोनों में फर्क है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। ऐसा ही एक और प्रश्न करते हैं जिसमें हम थोड़ा सा और चीजों को चेंज करते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यदि किसी वस्तु के वेग को प्रारंभ से आधा कर दिया जाए, यानी कि पहले जितना वेग था ना, है ना, उसका आधा कर दिया हमने, यानी कि जो नया वेग है ना दोस्तों, जो नया वेग है वो कितना है, पहले का आधा कर दिया, यानी कि जो वेग है अब पहले का कितना है, आधा है। और अगली बात आपको बोली गई है, इसका द्रव्यमान 2 गुना कर दिया। द्रव्यमान जो है पहले जितना भी था ना, अब जो द्रव्यमान है ना दोस्तों वो कितना है, पहले का 2 गुना कर दिया। तो अब आपसे पूछा गया है इसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए पहले जो गतिज ऊर्जा थी वो क्या थी दोस्तों, वो आपकी थी 1/2 mv²। ठीक है, इसको साइड में लिख लेते हैं। अब जो गतिज ऊर्जा आई है वो क्या आएगी, ke बराबर 1/2, और m क्या है दोस्तों, m ले लेना है 2m, मतलब पहले क्या हो गया 2 गुना हो गया, प्रश्न में दिया है। और v जो है दोस्तों वो क्या हो गया, पहले का आधा मतलब कि v/2, और इसका स्क्वायर करना है क्योंकि 1/2 mv² करना है। तो देखिए 1/2 और 2m और इंटू इसको आप हल करेंगे तो क्या आ जाएगा v²/4। अब देखो, अब यहां पर आप देखोगे तो अभी इसको काटना नहीं है दोस्तों, है ना, क्योंकि 1/2 का 1/2 रखना है। तो यहां पर देखो ये यहां से काटेंगे तो ये 2 बच जाएगा। तो यहां पर जो के डैश आया ना, नया के है ना, जो आपका के डैश आया दोस्तों वो क्या आया है 1/2 और m इंटू आपका v²/2।
अब दोस्तों आप खुद पता लगा सकते हैं कि आपके गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ा है ना। आप देख के ही पता लगा सकते हैं दोस्तों, ये अब नई गतिज ऊर्जा है ना, और ये पहले की है। ये 1/2 mv² है और ये 1/2 mv²/2 है। मतलब दोस्तों पहले की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, या पहले की 50% रह जाएगी। ठीक है, आशा करते हैं ये आपको समझ आ गया होगा। कुछ भी नहीं करना दोस्तों, बस आपको जो भी चीज दी गई है उनको यहां पर रखना है, ऑटोमेटिक आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले की आधी हो जाएगी, यानी कि पहले की 50% रह जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब इसको आप नोट डाउन कीजिए और फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न कुछ शानदार प्रश्न है। ठीक है, उनको हम करते हैं। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न, अब हम थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपको प्रश्न है यहां पर दिख रहा होगा, मैं इसको समझा देता हूं आपको। ठीक है, प्रश्न तो आपने पढ़ ही लिया है, मैं आपको थोड़ा सा इस प्रश्न को समझ देता हूं। देखिए, प्रश्न आपको यह बोला गया है कि 500 किलो की एक कार है, 500 किलो की एक कार थी जो आपके चल रही थी एक निश्चित वेग के साथ, है ना। इसका वेग आपको दिया गया है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। हमने क्या किया, इसके ऊपर बल लगा दिया। ठीक है, और बल लगाया तो इसकी जो स्पीड थी वो दोस्तों 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने लग गई। तो इसके द्वारा किया गया कार्य, दोस्तों इस एग्जाम्पल को मैं आपको, इस प्रश्न को एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूं। आपने बच्चों की गाड़ी जरूर देखी होंगी, मान लीजिए रिमोट से चलने वाली या जो सुई वाली चलती है ना, वो तो आपने देखी होंगी कि मान लीजिए बहुत स्लो चल रही है, तो आप धक्का लगाकर उसकी स्पीड चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो वही प्रश्न है। अब दोस्तों ये वाले जो प्रश्न है, मैं आपको पहले बताया था, अगर आपको दो अलग अलग वेग दिए गए हों और बल लगाकर उसके वेग में परिवर्तन किया जा रहा है ना दोस्तों, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, याद कीजिए क्या बताया था। इस स्थिति में किया गया कार्य होता है 1/2 और mv² माइनस 1/2 mv1²। बताया था नहीं बताया था भाई, उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है ना। पहले वेग अलग था, अब हो गया, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब प्रश्न में क्या दिया गया है वो नोट डाउन कीजिए। देखिए प्रश्न में क्या दिया है, वस्तु का जो द्रव्यमान है वो दोस्तों आपको दिया गया है 500 किलो की है, और उसका जो पहला वेग है दोस्तों वो दिया गया है, वह आपके 36 किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड से चल रही है, और दूसरा जो वेग है बाद में वेग हो गया 54 किलोमीटर प्रति हावर। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वेग की ऐसा यूनिट हमको लेनी है मीटर पर सेकंड, इसलिए इसको हमको चेंज करना होगा, और किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, तो हम करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई। तो 18 से ये 2 बार कटेगा, तो 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड हो गया, और अगर इसको भी 5/18 से गुणा करते हैं तो 18 दूना 36, 18 × 54, 3 और 5 15 मीटर पर सेकेंड। तो अब इसकी वैल्यू इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो दोस्तों क्या आ जाएगा, W बराबर 1/2, और m दोस्तों मैं कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बच जाएगा v² माइनस v1²। तो देखो 1/2, m दोस्तों आपको दिया गया है 500, और v2 क्या है दोस्तों, v2 आपको दिया है 15 और v1 है 10, तो 15² माइनस 10²। अब इसको आप चाहे तो दोस्तों a² माइनस b² को a प्लस बी a माइनस बी से भी कर सकते हैं, कैसे भी आप कर सकते हैं। इसको मैं क्या करता हूं दोस्तों, यहां पर 250 है ना, तो 250, और यहां पर देखो मल्टीप्लाई करेंगे, 15 का स्क्वायर होता है दोस्तों 225, और माइनस इसका होता है 100, तो 250 और इंटू यहां पर क्या बचेगा दोस्तों, 225 में 100 गए तो 125। ठीक है, तो आप इसको गुणा भाग कर लेना, है ना, गुणा कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, जब आपको एक वेग दिया गया हो और उस पर बल लगाकर उसके वेग में परिवर्तन किया जाए, तो दोस्तों ये क्या होती है, उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2 mv²। तो दोस्तों यहां पर बड़े में से छोटा घटाएंगे, इसलिए v2² माइनस v1² करते हैं, क्योंकि बाद वाला वेग बड़ा है ना, इसलिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम ऐसे करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा साइड में जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, चलिए ऐसा ही एक और शानदार प्रश्न करते हैं, ताकि जिससे आपका और भी कुछ डाउट है ऐसे प्रश्नों में वो यहां पर दोस्तों क्लियर हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक जो वस्तु है, ठीक है, मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि एक वस्तु है जो कि 100 किलोग्राम की है। तो मैं नोट डाउन कर लेता हूं, एक वस्तु है दोस्तों जिसका द्रव्यमान आपको दिया गया है m बराबर 100 किलोग्राम।
एक वस्तु 100 किलोग्राम की है और दोस्तों यह बाइक है और 2 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चल रही है, यानी दोस्तों इसका जो v1 है प्रारंभिक वेग है वो 2 मीटर पर सेकंड दिया गया है और बाद में इसके ऊपर बल लगाकर इसके वेग को दोस्तों चेंज करके 5 मीटर प्रति सेकंड कर दिया जाता है। तो इस कार्य को करने में तो इसमें किया गया कार्य आपसे पूछा गया है कि इस प्रक्रम में किया गया कार्य क्या होगा। तो देखिए वही फॉर्मूला लगाना है क्योंकि यहाँ पर वो आपके जो गतिज ऊर्जा है उसमें परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूले में रखना है। तो W बराबर 1/2 और m क्या करेंगे v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो यहाँ पर रख दीजिए। तो देखिए 1/2 और m का मान दोस्तों कितना दिया गया है आपको 100 किलो, ठीक है। और यहाँ पर v2 कितना दिया गया है 5 का स्क्वायर माइनस v1 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये बच जाएगा 50। तो यहाँ पर आ जाएगा 25 और माइनस ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 50 इंटू दोस्तों 21 और 21 5 105, तो 105 जीरो, ठीक है। तो 1050 जूल है इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो सेम वही प्रश्न है, सेम उसी प्रकार का लॉजिक यहाँ पर लगने वाला है। अगर आपको 2 अलग अलग वेग दिए गए हो, पल लगाकर वेग परिवर्तन की बात हो रहा हो, तो दोस्तों ये वाला सूत्र आपको लगाना है, ठीक है। आपको आ गया होगा समझ, आप इस प्रश्न को नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब यहां पर थोड़ा सा अलग प्रश्न करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा समझने वाले प्रश्न हैं जिनको आपको यहां पर करना है, ठीक है। इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा, आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके कैसे भी इन प्रश्नों को कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये जो प्रश्न है ना, ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये आपको लग रहा होगा कि ये आपके जो गति वाले समीकरण है वो हम कल पढ़ेंगे, गति के समीकरण पर आधारित जो न्यूमेरिकल है उनका सवाल आपको लग रहा होगा। लेकिन दोस्तों इसको भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं, ऊर्जा वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं। दोनों तरीके से दोस्तों कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ऊर्जा वाले फॉर्मूले से इस सवाल को करके बताऊंगा। चलिए प्रश्न जो है आपको इस प्रकार से दिख रहा होगा कि 5 किलो की एक वस्तु है जिसको दोस्तों 10 मीटर की ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है, तो पृथ्वी के तल से टकराते समय इसकी चाल क्या होगी। पहले मैं आपको प्रश्न समझाता हूं। प्रश्न यह है कि एक 5 किलो की कोई चीज है, ये आपके 5 किलो की कोई चीज है, इसको दोस्तों एक 10 मीटर की ऊंचाई से 10 मीटर की हाइट से क्या किया है, स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है। तो जब यह यहां पर टच कर रही होगी, है ना, जब यह यहां पर टच कर रही होगी तो दोस्तों इसकी गतिज ऊर्जा पर क्या तो यहां पर इसकी चाल, इसका जो वेग है ना दोस्तों, वो यहां पर क्या होगा, इसका वेग क्या होगा। अब दोस्तों ये जो प्रश्न है ना, ये आप सोच रहे होंगे ये तो आपके गुरुत्वीय बल के अधीन गति जो होती है उसके ऊपर होगा, लेकिन दोस्तों इसको हम कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो क्या कि एक चीज आपको ध्यान रखनी है। मान लीजिए किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाता है, कॉन्सेप्ट आपके बहुत काम आएगा। देखो मान लीजिए ये वस्तु है, इसको अगर मैं इस ऊंचाई से गिरा जाता हूं ना, यहां से कहीं से भी अगर मैं गिराऊं, तो मान लीजिए यहां पर 3 स्थिति बना दी मैंने। एक तो स्थिति है ए, एक बिल्कुल बीच में ले लीजिए बी, और एक बिल्कुल ले लीजिए सी, है ना। तो यहां पर एक ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी भी निकाय में जो कुल ऊर्जा होती है ना दोस्तों, हमेशा संरक्षित रहती है, यानी कि ऊर्जा ना तो बढ़ती है ना ही घटती है, यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग क्या होता है, कांस्टेंट रहता है आपके ऊर्जा संरक्षण के नियम से। इसका मतलब है दोस्तों इस ए पॉइंट पर जो भी ऊर्जा होगी ना, है ना, उतनी ऊर्जा बी पॉइंट पर होगी और उतनी ऊर्जा दोस्तों सी पॉइंट पर होगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहां पर क्या करेंगे, यहां पर देखिए अगर हम ए पॉइंट पर जो ऊर्जा है उसको अगर सी पॉइंट पर जो ऊर्जा है अगर उसके बराबर कर दें, तो बताइए अपना आंसर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। देखो अब आपको ये ध्यान रखना है कि ए पॉइंट पर कौन सी ऊर्जा होगी, बी पॉइंट पर कौन सी ऊर्जा होगी और सी पॉइंट पर कौन सी ऊर्जा होगी। चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए अगर ए पॉइंट की बात करें, एक वस्तु को मैंने दोस्तों एक ऊंचाई पर रख रखा है ना, ये पेन मैंने रख रखा है मान लीजिए इस ऊंचाई पर, तो बताइए इसके अंदर कौन सी ऊर्जा है। क्या इसके अंदर कोई गति हो रही है ना, नहीं हो रही है भाई। गति तब होगी इसको छोड़ूंगा, है ना, यानी कि बिल्कुल सर्टेन हाइट पर, मैक्सिमम हाइट पर इसके अंदर दोस्तों जो गतिज ऊर्जा है ना, काइनेटिक एनर्जी है, वो तो क्या है दोस्तों 0 है। भाई मैंने इसको एक निश्चित ऊंचाई पर रख रखा है, इसमें कोई गतिज ऊर्जा है नहीं है ना, लेकिन इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा जो है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपके मैक्सिमम होगी, है ना। इस स्थिति में अगर दोस्तों मैं इस बीच वाली स्थिति बात करूं, जब मैंने वस्तु को गिरा दिया है और कोई बीच रास्ते पर है,
तो अब बताओ इसके अंदर कौन सी ऊर्जा होगी। देखो मान लीजिए पेन है, मैंने रख रखा था मार्कर, इसको छोड़ेंगे तो बीच रास्ते में इसके अंदर गतिज ऊर्जा होगी और हाइट कुछ न कुछ है, इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा भी होगी। इसका मतलब दोस्तों यहां पर आपकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। लेकिन दोस्तों अगर वस्तु यहां पर बिल्कुल नीचे धरती पर टक गई है, मान लीजिए यहां पर मैंने छोड़ दी है, अब ये मार्कर मैंने छोड़ दिया और यहां पर देखो ये रुक गया, इसका मतलब अब क्या है, जब मार्कर बिल्कुल यहां पर है, बिल्कुल सतह पर है, तो इसके अंदर बताओ कौन सी ऊर्जा होगी। भाई इसकी जो गतिज ऊर्जा थी वो बहुत तेज 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 थे, और यहां पर जब टच करने वाली है बिल्कुल, तो गतिज ऊर्जा तो मैक्सिमम होगी। लेकिन दोस्तों इसकी स्थितिज ऊर्जा है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि हाइट ही नहीं बचेगी। गति स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, mgh, है ना। तो यहां पर दोस्तों इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो दोस्तों क्या हो जाएगी, बिल्कुल खत्म। अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे वो देख लीजिए। तो हम करेंगे स्थिति नंबर ए लेंगे, स्थिति नंबर बी लेंगे दोस्तों, ठीक है। मैं इस प्रश्न को शॉर्ट में भी आपको बता दूंगा, बिल्कुल 2 सेकंड, आपको 2 मिनट में नहीं लगेंगे। लेकिन दोस्तों यहां पर ये बेसिक तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, देखिए। तो यहां पर दोस्तों कैसे करेंगे, यहां पर देखिए, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए इसको और इसको बराबर कर देंगे, तो ए पॉइंट पर जो आपकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या अधिकतम है, मतलब यहां लग जाएगी mgh, ठीक है। और यहां पर जो ऊर्जा आएगी दोस्तों वो क्या आ जाएगी, यहां पर आपके गतिज ऊर्जा है वो मैक्सिमम है, मतलब यहां जो ऊर्जा आएगी वो आपकी आएगी 1/2 mv²। और ऊर्जा संरक्षण के नियम से दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो दोस्तों यहां पर मैं इसको बराबर कर देता हूं कि mgh बराबर 1/2 mv²। देखो m से m काट देंगे क्योंकि एक ही वस्तु है, द्रव्यमान सेम रहेगा। अब देखो gh बराबर 1/2 v²। और यहां पर दोस्तों ज्ञात क्या करना है, हमसे पूछा है कि वेग ज्ञात कीजिए, वेग पूछा था ना प्रश्न में, तो वेग के लिए इसको हल करेंगे तो v² बराबर क्या हो जाएगा, 2 को इधर बदेंगे 2gh, और v बराबर √2gh। आराम से आप इस प्रश्न को कर लेंगे। अब देखिए g क्या है, g होता है गुरुत्वीय त्वरण, अगर नहीं दे रखा हमेशा 10 लेना है, तो v बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा 2g बराबर ले लेना है 10, और हाइट कितनी दी है दोस्तों, आपको दी है 10, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, v बराबर √200, ठीक है। अब दोस्तों √200 का मान हम अप्रोक्स ले लेते हैं। हम जानते हैं कि √196 जो होता है उसका मान दोस्तों होता है 14, तो इसका अप्रोक्स जो वैल्यू हो जाएगी वो दोस्तों कितनी हो जाएगी, लगभग 14 मीटर प्रति सेकंड। अब इस प्रश्न को आप गति के समीकरण से भी दोस्तों कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं 2 सेकंड में। देखें कैसे, देखिए दोस्तों यहां पर क्या होगा, गति का समीकरण जो होता है आप जानते हैं, एक समीकरण होता है v बराबर u प्लस at, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहां पर आपको टाइम नहीं दिया गया, आप ये वाला नहीं लगा सकते। दूसरा होता है v² बराबर u² प्लस 2as, इस वाले फॉर्मूले से आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि प्रारंभ में u बराबर 0 है, वस्तु को विराम अवस्था से गिराया जाता है, तो u बराबर जैसे 0 लेंगे तो v² बराबर 2as। अरे यही तो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यही तो है। यहां पर a की जगह गुरुत्वीय त्वरण है, s की जगह आपको हाइट दे रखी है, बात तो वही है। तो दोस्तों कैसे भी कर लीजिए, बात वही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये प्रश्न भी कर लिया है, ये मैंने आपको बेसिक से बताया है, और ये हम जो आपका फॉर्मूला है गति के समीकरण वो हम कल पढ़ेंगे, तब आपको ऐसे प्रश्न यहां पर करवाएंगे, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए आपने कर लिया होगा इस प्रश्न को, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। प्रश्न पहले मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। देखिए प्रश्न दोस्तों इस प्रकार से है कि एक 50 किलो की वस्तु है, एक 50 किलो की वस्तु है, उसको 3 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। जब यह बिल्कुल बीच में हो तो इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, है ना। क्या है दोस्तों, एक 50 किलो की वस्तु है, ओके, एक 50 किलो की वस्तु है जो कि दोस्तों 3 मीटर है, टोटल है दोस्तों 3 मीटर की हाइट से गिराई जाती है, ओके। 3 मीटर की हाइट से गिराई जाती है दोस्तों, ठीक है। तो ओके, तो 3 मीटर की हाइट से गिराई जाती है। तो आपसे पूछा गया है जब यह बिल्कुल यहां पर हो, मतलब 1.5 मीटर यानी कि आधी ऊंचाई पर हो ना, तब इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। हो गए ना दोस्तों, अरे कंफ्यूज हो गए ना कि यहां पर गतिज ऊर्जा कैसे ज्ञात करें, वेग तो दे ही नहीं रखा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ,
कि भाई गतिज ऊर्जा पूछे इसने और हमको वेग तो दिया नहीं। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो कैसे ज्ञात करें? ठीक है, प्रश्न यही है ना, 50 वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया गया है, 50 हो गए। तो प्रश्न कैसे करें दोस्तों? ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे प्रश्न कैसे करें, हमको गतिज ऊर्जा पूछी है प्रश्न में और वेग ही नहीं दिया। तो देखिए दोस्तों, थोड़ी देर पहले मैं आपको जो प्रश्न कराया था ना, वही प्रश्न आपको करना है। कैसे? तो यहां पर देखिए, हमको 3 स्थितियां ले ली हैं। एक यहां पर ए वाली, एक बिल्कुल ये जब ये आधी बीच में हो, और एक यहां पर सी वाली। और वही चीज आपको लगानी है जो मैंने आपको पहले बताई थी कि भाई प्रारंभिक स्थिति में जब ये वस्तु ए नंबर पर होती है ना, ए नंबर पर, तो दोस्तों इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? सिर्फ और सिर्फ स्थिति ऊर्जा पाई जाती है। इसकी यहां पर गतिज ऊर्जा क्या होती है? 0 होती है। लेकिन इस स्थिति पर, पॉइंट नंबर सी पर, इसमें केवल क्या पाई जाती है? गतिज ऊर्जा, क्योंकि हाइट तो 0 हो जाती है तो स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाती है। लेकिन दोस्तों बी वाला जो पॉइंट है ना, इसमें वस्तु गिरती गिरती यहां आ रही है, इसमें गतिज ऊर्जा वो भी होगी और स्थितिज ऊर्जा भी होगी। और वही कॉन्सेप्ट हम लगाने वाले हैं, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण के नियम से ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर और सी पॉइंट पर, तीनों पर ही दोस्तों कुल ऊर्जा क्या होती है? बराबर होती है। चलिए यहां पर करते हैं इस प्रश्न को, नस से नाबूद करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्थिति नंबर ए पर क्या होगा वो देखते हैं। स्थिति नंबर ए पर दोस्तों जो वस्तु है 10 मीटर की, वो वस्तु है वो 3 मीटर की हाइट पर है और 50 किलो द्रव्यमान है। तो यहां पर इस स्थिति में इसकी क्या होगी? केवल स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी पाई जाएगी। केवल इसमें होगी दोस्तों स्थितिज ऊर्जा, है ना, पोटेंशियल एनर्जी। और ये दोस्तों होती है किसके बराबर? mgh के। तो निकालिए, m कितना है दोस्तों? m है 50 किलो, है ना। g आपको नहीं दिया है, 10 मान लीजिए। और हाइट कितनी है दोस्तों? 3। तो मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया? 1500 जूल। अब दोस्तों ये जो 1500 जूल आई है ना, यहां पर भी 1500 जूल होगी, यहां पर भी और यहां पर भी, तीनों जगह दोस्तों 1500 जूल ऊर्जा ही होगी। अब दोस्तों यहां पर आते हैं बी पॉइंट पर। तो दोस्तों क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा दोस्तों, घबराइए मत, इतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं है। मैं आपको समझाने के लिए एक एक चीजें बता रहा हूं, अन्यथा क्वेश्चन दोस्तों ये 20-30 सेकंड में आपका प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बी पॉइंट पर दोस्तों क्या क्या होगा? यहां पर गतिज ऊर्जा भी होगी, है ना, शॉर्ट में लिख देता हूं। यहां पर काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। लेकिन टोटल कितनी होगी? 1500। ये तो हमको पता है भाई, 1500 होगी, हमको पता है, क्योंकि सब जगह ऊर्जा बराबर होती है ना। अब देखो, अब यहां पर दोस्तों हमें क्या पूछा है प्रश्न में? इस पॉइंट पर, यही तो प्रश्न में यही तो पूछा है कि जब वस्तु बिल्कुल बीच में हो, मतलब बी पॉइंट पर हो, तो इसकी कौन सी ऊर्जा चाहिए? हमको चाहिए दोस्तों इसकी गतिज ऊर्जा। तो अब अगर हम क्या करें, इस बी पॉइंट पर इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा को इस 1500 में से घटा दें, तो बताइए गतिज ऊर्जा आ जाएगी नहीं आ जाएगी? अरे काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पर लाने के लिए क्या करना होगा? यही तो करना होगा हमको, कर देंगे ना अब तो चलिए करते हैं। तो यही होता है दोस्तों, लाइट कभी भी चली जाती है। चलिए, तो यहां पर देखिए, मैं आपको बता रहा था कि भाई यहां पर आप काइनेटिक एनर्जी है उसको ऐसे निकाल सकते हो कि टोटल जो एनर्जी है ना यहाँ पे, उसमें से अगर पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर दो तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? भाई पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा होती है वो आपके mgh होती है। तो यहां पर m तो वही हो जाएगा 50 किलो, है ना। g भी आपके 10 ही रहेगा। लेकिन हाइट दोस्तों, हाइट यहां पर चेंज हो जाएगी। हाइट चेंज होगी नहीं होगी? क्योंकि ये बोला कि बिल्कुल आधी बीच में हो, है ना। तो आधी का मतलब 3 जो है उसका आधा ले लेंगे, मतलब 1.5। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 50 × 15, इसका मतलब दोस्तों 750, है ना। यानी कि दोस्तों आपको 1500 में से 750 घटाना है, मतलब दोस्तों 750 जूल है। इस प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा। अरे समझ आया या नहीं आया, है ना। वेग नहीं दे रखा था, फिर भी हमने क्या कर दिया, यहां पर गतिज ऊर्जा निकाल दी ना, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी निकाल दी। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको ऐसे प्रश्नों को डील करना है। कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि ऊर्जा संरक्षण के हिसाब से प्रत्येक बिंदु पर जो कुल ऊर्जा है वो यहां पर बराबर होती है। अगर स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी तो गतिज ऊर्जा घटेगी, अगर गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी। बस इतना सा ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने कर लिया है। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये चीज समझ आ गई होगी। ठीक है, थोड़ा साइड में हट जाता हूं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। ठीक है, अगला प्रश्न आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है,
अगला जो प्रश्न है थोड़ा सा अलग प्रश्न करते हैं। ऐसे हमने 2 प्रश्न कर लिए हैं। आशा करता हूं आपको ये जो डाउट था क्लियर हो गया होगा। बाकी हम गुरुत्व अधीन के गुरुत्व बल के अधीन जो समीकरण करेंगे कल, है ना, गति के समीकरण वाले न्यूमेरिकल, तब आपको और बेहतरीन समझ आ जाएगा। तो चलिए अब यहां पर अगले जो प्रश्न है दोस्तों वो यहां पर करते हैं स्प्रिंग वाले प्रश्न, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको स्प्रिंग वाले सूत्र बताए थे। स्प्रिंग में आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है, वापस रिपीट कर देता हूं। मान लीजिए स्प्रिंग जो है उसका कांस्टेंट मान आपको दे रखा है, स्प्रिंग का नियतांक के का मान आपको कुछ भी दिया गया हो, और उसकी जो मीन स्थिति है, उसकी माध्य स्थिति है, अगर उससे x डिस्टेंस पर उसको एक्सपेंड किया गया है, उसको खींचा जाता है, तो ध्यान रखना है दोस्तों, उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है ना, वो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है ना, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दोस्तों, वो क्या हो जाती है 1/2 kx²। जहां पर k क्या होता है, k दोस्तों होता है स्प्रिंग नियतांक, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, स्प्रिंग नियतांक, मैंने आपको कल ही बताया था। स्प्रिंग नियतांक, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। और x क्या होता है, x वह दूरी होता है जहां पर उसको विस्थापित किया जाता है। मान लीजिए ये आपकी कोई स्प्रिंग है ना, ये मान लीजिए पहले जितनी मीटर की थी, l लेंथ की थी, अब उसको हमने खींच दिया और x + l कर दिया, तो मतलब कितनी दूरी और बढ़ाई, कितनी दूरी पर खींचा, उसे हम बोलते हैं x, यानी कि उसकी माध्य स्थिति से कितना हमने खींचा है, वो जो दूरी होती है ना दोस्तों, उसको बोलते हैं x। चलिए प्रश्न आपके सामने पढ़ता हूं। प्रश्न इस प्रकार से है, यदि एक स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक, तो आपको स्प्रिंग नियतांक दिया गया है प्रश्न में, जो आपका होता है k, तो ये आपको दिया गया दोस्तों 6 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर। ठीक है, यदि एक स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक 6 × 10⁴ दिया गया है, यदि इसे माध्य स्थिति से 1 सेंटीमीटर, है ना, तो ये दोस्तों ध्यान रखना, ये है x का मान, x बराबर दोस्तों 1 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसे माध्य स्थिति से 1 सेंटीमीटर खींचने में कितना कार्य करना होगा। चलिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था ना भाई, ऊर्जा वाले प्रश्नों में हमेशा आपसे यही पूछेगा कितना कार्य किया गया है ना। तो चलिए अब यहां पर आपको ये फॉर्मूला है रखना है, बड़ा सिंपल सा है। देखिए तो यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर फॉर्मूले में रखेंगे आपके जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपकी हो जाएगी 1/2, k का मान कितना है 6 × 10⁴, और x कितना है 1 सेंटीमीटर। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, हमेशा आपको जो दूरी है ना दोस्तों वो मीटर में लेनी होती है, आपके जो इंटरनेशनल सिस्टम है ना, ऐसा यूनिट के हिसाब से। तो 1 सेंटीमीटर में 100 क्या होते हैं, वो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसके लिए मैं लिख सकता हूं इसको 1/100 मीटर। ठीक है, तो यहां पर 1/100 मीटर ले लेता हूं, और इसका स्क्वायर करना है दोस्तों। तो अब देखिए, अब यहां पर क्या हो जाएगा 1/2, आप इसको काटना चाहे तो ये भी काट सकते हैं, ये हो जाएगा 3 × 10⁴, 3 × 10⁴, और यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर हो जाएगा ये 100 जो है ना, 100 को क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 10,000, मतलब 2 जीरो है 4 जीरो हो जाएंगे, है ना, 2 जीरो है वो दोस्तों क्या हो जाएंगे, स्क्वायर में 2 दूनी 4 हो जाएंगे। अब ये 4 ये है ना दोस्तों 10 और 4 जीरो, ये दोस्तों 10⁴ ही होता है, इसलिए इसको इससे काट सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 3 और जूल। ठीक है, क्योंकि कार्य पूछा गया है, कार्य ऊर्जा दोनों का मान ही क्या होता है, जूल में आता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपका स्प्रिंग का एक बेसिक सा क्वेश्चन हमने किया है। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, फिर और अच्छे क्वेश्चन करते हैं जो आपके स्प्रिंग पर आधारित है, स्प्रिंग की ऊर्जा पर आधारित है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, तो आपने इसको प्रश्न को कर लिया होगा। ठीक है, समझ तो आ रहा है ना दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर वो आपके स्प्रिंग से रिलेटेड ही है ना, स्प्रिंग से संबंधित ही है। यहां पर चीजें जो हैं वहां पर थोड़ी अलग दी हैं, और आपसे पहले ऊर्जा पूछी थी, इस प्रश्न में कुछ और पूछा गया है। देखिए प्रश्न जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि एक स्प्रिंग को 0.02 मीटर खींचने में 0.4 जूल कार्य करना पड़ता है। मतलब दोस्तों खींचने में, मतलब x का मान आपको दिया गया है कि स्प्रिंग को हमने कितना खींचा 0.02 मीटर, है ना, ये तो x का मान है ना, और जो कार्य करना पड़ा ना वो क्या होती है, इसकी स्थिति ऊर्जा तो होती है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी का मान आपको दिया गया है दोस्तों कितना 0.4 जूल, 4 जूल कार्य करना होता है। आगे पूछा गया है स्प्रिंग नियतांक जो है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू याद कीजिए। बताइए याद कर सकते हो नहीं कर सकते? अरे बिल्कुल कर सकते हैं। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र लगाइए, क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/2 kx², और इसका मान दोस्तों कितना दिया गया है 0.4। अब यहां पर देखो
1/2 और k का मान तो ज्ञात ही करना है, और x का मान कितना दिया है आपको। देखो आप ना जब भी स्क्वायर करो ना तो जो पॉइंट की वैल्यू है ना उसको बट्टे के रूप में लिख लेगा ना दोस्तों, आपको बेहतरीन समझ आएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए आपको 0.02 दिया है ना, अगर मैं आपसे स्क्वायर करने को बोलूं तो हो सकता है कि आप ये मतलब जीरो कहां पे लगाना है स्क्वायर करने के बाद, उसमें गड़बड़ी कर दो। तो इसके लिए क्या करो, आप इसको आप लिख सकते हो दोस्तों 0.02 है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2/100 है ना, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 2 जीरो लगा दिए। अब आप इसका स्क्वायर बहुत इजीली कर सकते हो। कैसे भाई, 2 का हो जाएगा 4 और यहां पर क्या हो जाएगी, ये 2 की 4 जीरो हो जाएंगे। तो आप डायरेक्ट इजीली बहुत तरीके से कर सकते हो, इजीली तरीके से स्क्वायर कर सकते हो। इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू है ना इसको आपको अगर बटे के रूप में 100 के रूप में लिख लोगे तो मेरे हिसाब से आपको कैलकुलेशन इजी रहेगी। तो यहां पर x जो है इसको मैंने ले लिया 2/100 और इसका स्क्वायर और बराबर दोस्तों 0.4। अब देखिए, अब यहां पर आते हैं तो यहां पर देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू, देखिए के तो ऐसा कैसा रहेगा इंटू, यहां पर क्या होगा, ये हो जाएगा 4/4 और यहां पर देखो 2 की 4 जीरो हो जाएंगी ये, ठीक है, और बराबर 0.4। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं। तो देखिए 2 से अगर इसको काटते हैं यहां बचाएगा 2। अब देखो k का मान चाहिए तो ये यहां पर क्या बचेगा, k इंटू 2 और 10 के पावर क्या है 4 है, 10 की पावर क्या है दोस्तों 4 है, बराबर 0.4। तो k का मान चाहिए तो बाकी सारी चीजों को इधर भेज देते हैं। तो k बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, k बराबर हो जाएगा यहां पर 0.4 इंटू 10 की पावर 3 और अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों 2। अब 10 की पावर 4 है ना, 10 की पावर 4। तो अब क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां पर दोस्तों इस 10 की पावर 4 में से एक पावर में इसको दे दूंगा तो ये 4 बन जाएगा। तो 4 इंटू 10 की पावर 3 और बटे 2 पहले ही है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस 2 को 2 से काटता हूं तो 2 गुना 10 की पावर 3 दोस्तों क्या आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर आपका स्प्रिंग नियतांक आ जाएगा। ठीक है, बताइए आ गया ना। तो बड़ा सिंपल सा है, आपको जो भी चीजें दी गई हैं बस उनको रखिए और सोल्व कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप स्प्रिंग नियतांक है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। बस आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए और उस फॉर्मूले में कैसे कैसे वैल्यू जो है उनको पुट करना है वो आपको आना चाहिए। चलिए मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इस प्रश्न को नोट भी कर सकते हैं। और अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो थोड़ा सा बहुत ही शानदार है। ओके, आपने कर लिया होगा तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं, है ना, इसको साफ कर देता हूं। और अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही शानदार प्रश्न है, ठीक है, जो आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको इस प्रश्न को करने में। देखिए आपको यह बोला गया है कि 8 किलो का एक पत्थर है। पहले तो इस प्रश्न को अच्छे से मैं आपको समझाता हूं। देखिए पहले पढ़ते हैं प्रश्न को फिर आपको समझाता हूं। 8 किलो का एक पत्थर है जो घर्षण रहित पत्थर पर 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है। देखिए दोस्तों ये कोई फर्श है ना, ये कोई आपकी कोई फर्श है, इस पर एक पत्थर है ना, जो कितना है दोस्तों 8 किलो का है। 8 किलो का कोई पत्थर है और दोस्तों ये आपका क्या कर रहा है, गति कर रहा है 4 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से। यहां पर आगे बोला गया है कि ये जो पत्थर है वो गति करते करते एक स्प्रिंग से टकराता है। यहां पर क्या थी, कोई स्प्रिंग लगी हुई थी। स्प्रिंग दोस्तों मैं बनाता हूं यहां पर कि ये कोई स्प्रिंग थी, है ना, ये स्प्रिंग से टकराता है और टकराने के बाद इस स्प्रिंग को संपीड़ित करके उसे खुद विराम अवस्था में आ जाता है। मतलब दोस्तों इसने क्या कर दिया, इस स्प्रिंग को संपीड़ित किया। तो मान लीजिए कैसे करेगा, ये स्प्रिंग थी वो दूर दूर थी ना, ऐसे बिल्कुल पास पास ऐसे आ जाएगी, है ना। तो स्प्रिंग को संपीड़ित किया और खुद विराम अवस्था में आ गया। मतलब दोस्तों इसकी जो गतिज ऊर्जा थी ना वो यहां पर 0 हो गई। अब यहां पर आपसे क्या पूछा गया है, अब आपसे पूछा गया है कि स्प्रिंग का संपीड़न ज्ञात कीजिए, है ना। और आपको एक चीज और दी गई है, यदि स्प्रिंग नियतांक के बराबर 2 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर है। अब दोस्तों इस प्रश्न में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। देखो भाई ये आपका कोई पत्थर है, वो लुढ़क रहा है। इस समय इसमें कौन सी ऊर्जा है,
इसमें गतिज ऊर्जा है नहीं। भाई वेग जहां भी दिया गया हो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। लेकिन दोस्तों जब ये घूमता आया आता गया तो यहां पर एक स्प्रिंग लगी हुई है और इसने क्या गया, जब ये टकराया तो इस स्प्रिंग को क्या कर दिया, संकुचित कर दिया, कॉन्स्ट्रक्शन कर दिया। तो इसकी जो सारी की सारी ऊर्जा थी वो खत्म हो गई। लेकिन दोस्तों ऊर्जा तो खत्म नहीं होती है ना, अरे ऊर्जा कभी खत्म थोड़ी होती है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसकी जो ऊर्जा थी ना इस पत्थर की, वो सारी की सारी जो ऊर्जा थी वो इस स्प्रिंग को संपीड़ित करने में कन्वर्ट हो गई। बात समझ आई या नहीं आई? तो हम क्या कह सकते हैं इस प्रश्न में दोस्तों कि यहां पर जो इसकी जो गतिज ऊर्जा थी कितनी, 1/mv², वो दोस्तों किसके अंदर चली गई, वो दोस्तों इस स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई, इस स्प्रिंग को संपीड़ित करने में। और स्प्रिंग की संपीड़ित ऊर्जा क्या होती है दोस्तों, 1/2 kx²। बताइए, अरे बात समझ आई या नहीं आई? कुछ नहीं है दोस्तों, बस यही बोला था जो प्रश्न में बोला है ना, वही हमने लिख दिया है। यहां पर घर्षण रहित जो आपको वर्ड दिया गया है ना, इसका मतलब यह है कि जब ये पत्थर लुढ़क रहा है इसकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, पूरी की पूरी ऊर्जा को इसकी ऊर्जा में बदल दिया, बराबर कर दिया। अब तो कुछ नहीं करना है ना। देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बच गया दोस्तों, mv² बराबर kx²। आपसे पूछा क्या है दोस्तों, आपसे पूछा है वेग का मान। तो वेग पूछा है ना, वेग नहीं पूछा, आपसे x का मान पूछा है। तो देखो कैसे करेंगे, kx² बराबर mv², ठीक है। तो यहां पर x का मान चाहिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा mv² अपॉन k। तो रख दीजिए मान, है ना, x² है ना ये, तो x² ऐसे होगा। तो x² बराबर क्या हो जाएगा, m का मान क्या है दोस्तों, 8 किलो है, ठीक है। और v क्या है दोस्तों, v है 4, तो 4 का स्क्वायर करना है। और बटे k क्या है दोस्तों, k स्प्रिंग या तांग है 2 × 10⁴, 2 × 10⁴। तो अब देखिए यहां से करेंगे x² बराबर, यहां पर देखिए आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसको यहां पर सिंप्लीफाई कर सकते हैं थोड़ा सा। देखो यहां पर इसको आप क्या करेंगे, 2 को इससे काटेंगे 4, और यहां पर देखिए 4 बच गया, और ये 16 हो गया, और यहां पर बचेगा 10⁴, यानी कि दोस्तों 64/10⁴। ये क्या है दोस्तों, ये भी x² का मान है। अगर x का मान निकालना है तो क्या कर देंगे, रूट कर देंगे, √64/10⁴, ठीक है। तो x के आप कैसे निकालेंगे भाई, 64 का रूट स्क्वायर कीजिए, वो रूट निकालिए, क्या हो जाएगा 8, और 10⁴ है, जब रूट निकालते तो आधे रह जाते, मतलब 10⁻²। इसका मतलब क्या है दोस्तों, x का मान आ गया 8/100 या दोस्तों 0.08 मीटर। यानी कि दोस्तों स्प्रिंग जो है वो आपके 0.08 मीटर क्या हुई है, आपके संपीड़ित हो गई है, आपके क्या हुई है, पास आ गई है इतनी दूरी पर, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका स्प्रिंग पर आधारित प्रश्न थे, इसको आप नोट डाउन कीजिए। मैं थोड़ा साइड में जाता हूं और फिर यहां पर हम पावर यानी कि आपके शक्ति जो है उसके प्रश्न करते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं है दोस्तों, बस आपको चीजें हैं उनको थोड़ी समझनी होती है। अगर दोस्तों आपको चीज समझ आती है तो कोई भी न्यूमेरिकल है वो दोस्तों आपको परेशान नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया दोस्तों, ठीक है, इसमें कुछ नहीं था, ठीक है। चलिए अब यहां पर बढ़ते हैं आगे, और अब दोस्तों हम करते हैं आपके शक्ति वाले प्रश्न। शक्ति वाले प्रश्न कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। अभी हम सिर्फ नॉर्मल शक्ति जो होती है ना वो वाले प्रश्न करेंगे दोस्तों, क्योंकि जो आपके विद्युत शक्ति वाले प्रश्न है वो अभी हम नहीं करेंगे। विद्युत ऊर्जा व विद्युत ऊर्जा शक्ति वो दोस्तों हम बाद में करेंगे, है ना। फिलहाल हम नॉर्मल शक्ति जो होती है उसके प्रश्न, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब दोस्तों पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, यहां पर थोड़ा सा हम पावर यानी कि शक्ति के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पावर यानी कि शक्ति होती क्या है, क्योंकि पहले बेसिक तो पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल तभी तो करेंगे। तो दोस्तों शक्ति का मतलब क्या होता है, किसी कार्य को करने की दर होती है ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। यानी कि किसी कार्य को करने की जो दर होती है, मतलब कार्य कितनी धीरे हो रहा है या कितनी तेज हो रहा है, उसकी दर क्या है, उसकी स्पीड क्या है दोस्तों, उसे हम क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। और शक्ति कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों, शक्ति ज्ञात करने का सूत्र होता है P बराबर W/T। यानी कि आपके जो शक्ति होती है वो होती है कार्य बटे समय, ठीक है।
कार्य बटे समय जो होती है दोस्तों वो क्या होती है, आपकी शक्ति होती है, यानी कि P बराबर W बटे T। अब इसके मात्रक की बात करें, इसका मात्रक क्या होता है, तो दोस्तों कार्य का मात्रक होता है जूल और समय का होता है सेकंड, तो एक मात्रक तो हो गया जूल प्रति सेकंड, लेकिन इसका जो SI मात्रक होता है दोस्तों वो क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है दोस्तों, वाट होता है। लेकिन इसके बहुत सारे और भी मात्रक होते हैं, जैसे कि 1 किलोवाट। 1 किलोवाट क्या होता है, 1000 वाट को दोस्तों एक किलोवाट बोलते हैं। एक होता है दोस्तों जिसको हम बोलते हैं 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर होता है दोस्तों वो क्या होता है, 746 वाट जब मिल जाते हैं दोस्तों तो यहां पर 1 हॉर्स पावर मिलता है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि एक जो आपका वो होता है 1 किलोवाट जो होता है ना, 1 किलोवाट हावर, इसमें दोस्तों कितने जूल होते हैं, ये प्रश्न दोस्तों बहुत बार पूछा गया है कि 1 किलोवाट हावर जो होता है ना, हमारे घरों में जो लाइट आती है वो दोस्तों होती है 3 × 3.6 इनकी 10 की पावर 6 जूल के बराबर। तो दोस्तों पहले आपको ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, किसके बारे में, आपकी पावर यानी कि शक्ति के बारे में। ठीक है, आप इन सब को नोट कीजिए, फिर आपके सामने न्यूमेरिकल है वो मैं आपके सामने पेश करता हूं। ठीक है, ठीक है, तो ये चीजें आपको बेसिक पता होनी चाहिए, है ना। अब यहां पर न्यूमेरिकल कैसे करेंगे वो भी मैं आपको सिखा देता हूं। देखो शक्ति जहां भी पूछे, है ना, तो शक्ति में क्या करना है, कार्य बटे समय, लेकिन कार्य वही चीज है भाई, मैंने आपको बताया था प्रश्न में कार्य पूछा जाएगा लेकिन कार्य के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। इसका मतलब क्या है, आपको कार्य की जगह ऊर्जा का इस्तेमाल करना है। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने आपकी मोबाइल स्क्रीन पर पेश करता हूं। ठीक है ना, ये बड़े ही शानदार प्रश्न दोस्तों, और लिटरली बता रहा हूं ये जो प्रश्न है ना दोस्तों बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2018 वाली में। देखिए पहला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, बड़ा सिंपल सा प्रश्न लाता हूं फिर क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे। पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, एक 60 किलो का व्यक्ति है, 30 सेकंड में 5 मीटर की ऊंचाई तक जाता है। एक व्यक्ति है दोस्तों 60 किलो का, वह 30 सेकंड में 5 मीटर की ऊंचाई पर जाता है, 5 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ता है, तो व्यक्ति के द्वारा उपयोग में ली गई शक्ति ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, पहले हमको क्या दिया गया है उसको नोट डाउन करना है। तो आपको दोस्तों क्या दिया गया है, एक व्यक्ति है जो कि 60 किलो का है, यानी कि उसका द्रव्यमान दिया गया है, m बराबर क्या है दोस्तों 60 किलो, उसका द्रव्यमान दिया गया, मास दिया गया है, और टाइम आपको दिया गया है, टाइम बराबर है 30 सेकंड। अगला दिया गया हाइट, जो दी गई दोस्तों वो आपको दी गई है 5 मीटर, 5 मीटर की हाइट आपको दी गई है, तो व्यक्ति के द्वारा उपयोग में ली गई शक्ति ज्ञात कीजिए। अब शक्ति क्या होती है, शक्ति के बारे में अभी हमने पढ़ा है, शक्ति बराबर होती है दोस्तों P बराबर W बटे T। क्या होती है, P बराबर W बटे T, लेकिन हमारे पास T है लेकिन W कैसे निकालें। तो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपको हाइट दी गई है ना, हाइट में परिवर्तन हो रहा है, हाइट अगर दी गई है तो दोस्तों उस स्थिति में जो किया गया कार्य होता है उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो यहां पर हमको क्या करना है, W बराबर दोस्तों ले लेना है mgh, है ना, और T तो ऐसे का ही ऐसा। बस ये जो सूत्र है ना दोस्तों ये बहुत ही गोल्डन फॉर्मूला है मान लीजिए, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए थे। ठीक है, तो अब तो कुछ नहीं करना दोस्तों, अब तो उसको वैल्यू रखना है बस। तो P बराबर m का मान कितना है 60 किलो, G का मान नहीं दे रहेगा कोई बात नहीं 10 ले लीजिए, हाइट कितनी है, हाइट दोस्तों है 5 मीटर, और टाइम दोस्तों कितना दिया गया है, टाइम आपको दिया गया है दोस्तों 30। तो 30 को इससे सॉल्टिफाई कीजिए, 10 × 5 × 2 कितना हो गया दोस्तों 100, और जूल नहीं आएगा दोस्तों, यह आगा आपका वाट आएगा, क्योंकि दोस्तों यहां पर आपसे पूछी है शक्ति। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमने पहला जो प्रश्न है, बड़ा सिंपल सा प्रश्न था, वो हमने कर लिया। क्वेश्चंस का लेवल दोस्तों धीरे धीरे बढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए, बहुत ही शानदार शानदार प्रश्न करने वाले हैं, और सारे प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए हैं, है ना। ये आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि प्रश्न कहां से लाया हूं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपको समझ आ गया। चलिए अगला प्रश्न आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला प्रश्न आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है कि एक 80 किलो की वस्तु है। ठीक है, तो यहां पर कुछ नहीं करना दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर मैं ये जो वैल्यूज हैं इनको ही चेंज कर लेता हूं। ठीक है, क्या दिया है दोस्तों कि एक 80 किलो की वस्तु है, उसको 40 मीटर उठाने में लगभग 50 सेकंड का समय लग जाता है। एक 80 किलो की वस्तु है, उसको दोस्तों 40 मीटर उठाने में लगभग 50 सेकंड लग जाते हैं। तो दोस्तों इसकी औसत शक्ति ज्ञात कीजिए,
है ना वही प्रश्न, है ना। तो कुछ नहीं करना, अगर आपको हाइट दी गई है तो हमेशा कार्य का लेना है आपको स्थितिज ऊर्जा यानी कि mgh, और फिर यही फॉर्मूला लगाना है और आपको प्रश्न कर लेना है। कर लेंगे ना, कुछ नहीं है इस प्रश्न में, सेम वही चीजें हैं, वही वैल्यू आपको रखनी है और आपको बस कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को मैं थोड़ा छोड़ देता हूं, है ना, आप खुद कर लेना। चलिए अगला प्रश्न, थोड़ा सा यहां पर ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये है दोस्तों प्रश्न, देखिए, है ना, ये वाले प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए थे बहुत ही ज्यादा, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए थे, है ना, और स्टूडेंटों को बहुत सारी प्रॉब्लम भी हुई थी। चलिए प्रश्न लाते हैं, शानदार प्रश्न। मोहन का वजन 40 किलो है, ठीक है। तो साइड में नोट कर लीजिए भाई, द्रव्यमान दिया गया है m बराबर 40 किलो। मोहन का जो वजन है दोस्तों वो 40 किलो दिया गया है। वह दोस्तों 10 सेकंड में, t बराबर 10 सेकंड, है ना दोस्तों, 10 सेकंड में वह दोस्तों 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है। सीढ़ी का मतलब जानते हो ना, अरे पेड़ियां जो बोलते हैं, सीढ़ियां चढ़ जाता है, ऐसे बहुत सारी सीढ़ियां लगा रखी हैं, वो दो स्टेप्स है ना, बहुत सारी 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है मोहन को इस कार्य में करने में कितनी शक्ति का उपयोग करना पड़ा। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, अब आपको मास निकल गया, टाइम निकल गया, अब आपको हाइट चाहिए। दोस्तों प्रश्न में क्या बोला गया है, वह टोटल 50 सीढ़ियां चढ़ता है, मतलब कुल हाइट जो हो गई ना वो 50 सीढ़ियां, लेकिन दोस्तों प्रत्येक सीढ़ी 15 सेंटीमीटर की है, इसका मतलब 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा 450, वो आपके 450 नहीं, 15 5 75, मतलब 750 सेंटीमीटर। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है, लंबाई हमेशा सेंटीमीटर में नहीं लेकर मीटर में लेना है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 7.5 मीटर। अब दोस्तों इस फॉर्मूले में रखना है, सेम वही फॉर्मूला बन गया और कुछ नहीं करना। कैसे, देखिए P बराबर m का मान कितना है 40 है, ठीक है, G का मान 10 लेना है, H बराबर कितना हो गया 7.5, या इसको आप 15/2 भी लिख सकते हो कैलकुलेशन इजी करने के लिए, और बटे टाइम आपको दिया गया है 10 सेकंड। तो 10 से 10 गया दोस्तों, 2 से आप उड़ाएंगे इसको 20, तो P बराबर क्या आ गया दोस्तों, P बराबर आ गया 15 दूना 30, यानी कि दोस्तों 300, और जूल नहीं आएगा यहाँ पर वाट आएगा, क्योंकि दोस्तों ये शक्ति की बात हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका शानदार प्रश्न, ये प्रश्न दोस्तों लिटरली बहुत बार रिपीट हुए हैं। ऐसे प्रश्न आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखना, ऐसे प्रश्न आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। बहुत ज्यादा प्रश्न ऐसे आपके रेलवे ग्रुप डी में आए थे, इस सेम यही लाइन, बस आपको संख्याएं चेंज कर दी गई थी, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आपके सामने एक और सेम प्रश्न ऐसा कैसा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न ऐसा ही प्रश्न है जो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ऐसा ही प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत सारे आए थे, लेकिन 2-3 प्रश्न हम कर लेते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 50 किलो का एक लड़का, ओके, 50 किलो का एक लड़का है ना, यानी कि द्रव्यमान दोस्तों कितना है 50 किलो। 50 किलो का एक लड़का है दोस्तों, वह 10 सेकंड में, t बराबर 10 सेकंड, 10 सेकंड में दोस्तों 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है, और दोस्तों प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। वही सेम प्रश्न है, तो यहां पर क्या करेंगे, हाइट निकाल लेंगे दोस्तों। वो कितने चढ़ता है, 50 सीढ़ियां चढ़ता है, प्रत्येक सीढ़ी की जो ऊंचाई है दोस्तों 15 सेंटीमीटर, 50 चढ़ता है ना, मैं देख लेता हूं, ओके 40, ओके मोहन, अच्छा ओके, तो यहां पर 40 सीढ़ियां चढ़ता है, ओके। थोड़ा सा मैंने ऊपर, अच्छा दोस्तों प्रश्न मैंने ऊपर वाला जो प्रश्न है उसकी लैंग्वेज यहां पर कॉपी कर ली है, ठीक है ना। तो चलिए दोबारा लिख लेते हैं, एक लड़का है जिसका वजन दोस्तों 50 किलो है, यानी कि m दोस्तों 50 किलो है ना, उसका मास जो है, लड़का 40 सीढ़ियां चढ़ता है 30 सेकंड में, t बराबर दोस्तों है 30 सेकंड, और दोस्तों हाइट जो निकलेगी वो दोस्तों 40 सीढ़ियां चढ़ता है, और प्रत्येक सीढ़ी की जो ऊंचाई है दोस्तों कितनी है 15। अरे एक सीढ़ी थोड़ी चढ़ा है, वो चढ़ा है 40 सीढ़ी, और एक सीढ़ी अगर 15 सेंटीमीटर की है तो टोटल इतनी हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी। तो देखिए ये हो जाएंगे दोस्तों 15 चौक 60, मतलब 600 सेंटीमीटर, और 600 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे क्या आ जाएगा दोस्तों 6 मीटर आ जाएगा, नहीं जाएगा। और अब देखिए अब वही प्रश्न करते हैं, वही सेम फॉर्मूला लगाना है, P बराबर W/T, ऊंचाई अगर दे रखी हो प्रश्न में, W बराबर हो जाता है mgh/T। तो देखिए m कितना है दोस्तों, लड़का है 50 किलो का, G बराबर 10, हाइट बराबर कितने दोस्तों, हाइट बराबर है 6, और दोस्तों यहां पर टाइम आपको दिया कितना 30, तो
तो ये 0 से ये 0 गया और ये 3 से ये 2 गया, तो 50 × 2 कितना हो गया दोस्तों 100 वाट। यानी कि दोस्तों 100 वोट जो है इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, 100 वाट जो है इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसा ही प्रश्न है, सेम वही चीजें हैं, कुछ नहीं करना, बस संख्याएं हमको चेंज कर दी गई हैं और अगर संख्याएं चेंज की हैं कुछ नहीं करना, सेम वही फॉर्मूला लगाना है और बस कैलकुलेशन करनी है। चलिए करते हैं आज का लास्ट प्रश्न जो आज का है पावर के ऊपर बेस। चलिए आज का लास्ट प्रश्न करते हैं, इसको आप नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक लिफ्ट 5 मिनट में 300 मीटर की ऊंचाई पर चली जाती है। एक लिफ्ट है दोस्तों, 5 मिनट में 300 मीटर की ऊंचाई पर चली जाती है। यदि इसमें 1000 किलो का सामान भरा है तो लिफ्ट की शक्ति ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों कुछ नहीं करना, सेम वही चीजें हैं। एक लिफ्ट है जो कि टाइम आपको दिया गया दोस्तों 5 मिनट। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपको इसकी हाइट दी गई है, हाइट है दोस्तों 300 मीटर और आगे बोला गया है यह 1000 किलो सामान लेकर जाती है। मतलब m बराबर दोस्तों क्या है 1000 किलो। तो आपसे पूछा गया है इसकी दोस्तों क्या ज्ञात कीजिए, शक्ति ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं शक्ति ज्ञात इसकी। तो शक्ति ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए भाई, शक्ति ज्ञात करने के लिए P बराबर W/T यानी कि दोस्तों mgh/T। लेकिन ठहरिए, अभी आप यहां पर गलत करेंगे, वो ये क्योंकि दोस्तों यहां पर टाइम जो है मिनट में दिया गया है और ऐसा ही पद्धति में टाइम दोस्तों हम लेते हैं सेकंड में। मैं आपको फिजिक्स की थ्योरी ऑलरेडी करवा चुका हूं, उनको अगर आपने नहीं देखा है जरूर देखिएगा, बहुत हेल्प करेगी आपकी। ठीक है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मैंने बिल्कुल एक क्लास नंबर 1 2 3 शुरू से डाल रखी है, उनको आप देख सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों हमको सेकंड में बदलना होगा। सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों क्या बन जाएगा 300 सेकंड। तो P बराबर क्या हो जाएगा, M बराबर दोस्तों कितना है, M बराबर है 1000 और G बराबर है दोस्तों 10, हाइट बराबर है दोस्तों 300 और टाइम बराबर है दोस्तों कितना 300। ठीक है, तो टाइम बराबर आपका 300, तो 300 से 300 उठ गया और दोस्तों शक्ति क्या आ गई आपके ये 10,000। ठीक है, ठीक है दोस्तों, शक्ति जो आ गई आपकी वो कितनी आ गई दोस्तों 10,000 वॉट। क्या आ गए दोस्तों 10,000 वोट दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा। सो गाइज थैंक यू वेरी मच इस क्लासेस को देखने के लिए। दोस्तों बहुत मेहनत लगी है, कल की क्लास डिलीट हो गई थी, फिर से क्लास को शूट किया है। बस आप सपोर्ट बनाए रखिएगा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन तब मिलेगा जब आप ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखेंगे, तभी हमें मेहनत करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। ओके गाइस, आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत पसंद आएगी। कल हम आपके लिए लेकर आएंगे बहुत ही शानदार क्लास जिसका नाम है दोस्तों गति के समीकरण। और दोस्तों कैसे कैसे गति के समीकरण आपको पता होगा, कैसे हाइट जब ऊपर वस्तु को ऊपर फेंका जाता है, नीचे फेंका जाता है, कौन सा समीकरण का उपयोग करना चाहिए, कब कौन से समीकरण का उपयोग करना चाहिए, सारे गाइज आपको बिल्कुल 0 लेवल से बताएंगे। तो कल की क्लास को आप जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।